ओम का नियम। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। विपिन यादव हमारे साथ हैं, बिल्कुल ठीक हूँ। मुजम्मिल हमारे साथ हैं, सभी का शुक्रिया जुड़ने का। तो सभी का स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है। ओम्स के नियम पे चलते हैं सीधा हम, और इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। ओम का नियम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर लिया था, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मापते हैं अमीटर से, लेकिन अगर हमें किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सिर्फ पता करना है कि उससे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस सर्किट से, उस विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम साहब कहते हैं, ये ओम है, OHM, साइंटिस्ट है ओम साहब। ओम का नियम क्या कहता है? देखिए, ओम का नियम कहता है कि जैसे सपोज करो कि ये कोई हमने एक कनेक्ट किया है एक सेल, और इससे हमने एक बल्ब लगा दिया है। तो आप बताओ कि अगर हमने यहाँ पर एक सेल लगाया है तो बल्ब ग्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है। बैटरी लगाने का मतलब क्या है? हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अब हमने क्या किया है कि भाई हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक बैटरी और लगा दी, एक और लगा दिया। इस तरह से जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, ये बल्ब ज्यादा ग्लो करता जाएगा, ये बल्ब ज्यादा ग्लो करता जाएगा। एक सेल है तो बल्ब कम ग्लो करेगा, दो लगा दीजिए सीरीज में तो ज्यादा ग्लो करेगा, तीन लगा दीजिए तो ज्यादा ग्लो करेगा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल यानी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। यही कहलाता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओम साहब ने क्या बोला कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। किसी वायर या तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तारों के बीच विभवांतर जो है उसका समानुपाती होता है। तारों के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तारों के सिरों के बीच, उतने ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RI। प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर जो कांस्टेंट आया है वो R है। R क्या है? कांस्टेंट है, एक नियतांक है या स्थिरांक है, और इस नियतांक को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यही है आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू RI, जहां पे V क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। I क्या है? करंट है। तो ओम का नियम देखो क्या बोलता है, इसको लैंग्वेज में देख लो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, कंडक्टर मतलब वायर, करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होने पर, मतलब ताप दाब समान है, तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। V समानुपाती I का, तो V इज इक्वल टू RI, जहां पे R क्या है? एक स्थिरांक है, एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तार या चालक का प्रतिरोध, तार या चालक का प्रतिरोध। तो सिंपल ये याद रखना है, V इज इक्वल टू RI, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। I क्या है? करंट है। ठीक है जी। अवंतिका मिश्रा हमारे साथ हैं। तो नियत ताप एवं दाब पर किसी तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तारों के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। उन तारों के सिरों के बीच जो आपने विभवांतर लगाया है, मतलब बैटरी कनेक्ट किया है, उसका जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है अवंतिका, बात आ रही है समझ में? क्लियर हो गया? अब देखिए, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस का, तो अच्छा V और I के बीच का ग्राफ कैसा होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो V और I के बीच का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा ऐसा। जब दो भौतिक राशियां समानुपाती होती हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच का ग्राफ ऐसा होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट क्या होता जाएगा? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। जैसे एक बैटरी आपने लगाई तो बल्ब कम ग्लो करेगा, दो लगा दिया तो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा करंट बहेगा तो ज्यादा लाइट देगा, तीन लगा दिया तो ज्यादा और ज्यादा ग्लो करेगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना। यही है ओम का नियम। एक बैटरी लगाओगे, कम वोल्टेज है, दो बैटरी लगाओगे, वोल्टेज बढ़ेगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तीन लगा दोगे और ज्यादा फ्लो करेगा। तो यही है आपका ओम का नियम कि करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज का। वोल्टेज मतलब विभवांतर का, है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट बढ़ता जाएगा, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब V इज इक्वल टू RI हो गया। ठीक है। चलो, तो देखो हमारे पास मान लिया कि दो ग्राफ है, ठीक है। VI का ग्राफ है,
ये है वायर ए और ये है वायर बी। वोल्टेज करंट ग्राफ हमारे पास है दो तार का, हमारे पास एक तार है ए, दूसरा तार है बी। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बोलो किस तार का प्रतिरोध ज्यादा है। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो क्या करोगे आप। हाँ खुशबू, दिखते हैं आपके कमेंट्स, सभी के दिखते हैं। हिंदी वाले टीचर को पीडीएफ का मैं कैसे बैकग्राउंड चेंज करने के बोल सकता हूँ किसी को, है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड रखा है ताकि कोई बच्चा है अभी जैसे कम एग्जाम में कम टाइम है तो इसका प्रिंट निकाल लेगा तो क्लीन आएगा, जैसे ब्लैक में कर देता है इधर तो फिर वो निकालने में आपको दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वायर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वायर बी के रेजिस्टेंस से। ठीक है, क्यों, देखो सेम सेम वोल्टेज पे, सॉरी उल्टा कर देता हूं, एक मिनट, ये आई है ये वी है ना, और ये वायर हमारा मान लिया कि ए है और ये वायर बी है। तो पहले इसको लेके देखते हैं, या फिर हमने इस एक्सिस पे मान लिया ले लिया वी और इस एक्सिस पे ले लिया आई, किसी में भी ले सकता है। और ये है वायर ए, ये है वायर बी। अब आप पहले इस डायग्राम को देख के बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जल्दी बताओ, पीडीएफ नहीं मिला है, फटाफट बताइए। तो देखिए यहां पे आप कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ए है वो ज्यादा है और बी का कम है। कैसे, आप कहोगे सेम करंट पे देखो ये इतना वोल्टेज खा रहा है और उतना ही करंट पे ये इतना वोल्टेज खा रहा है, ज्यादा वोल्टेज ले रहा है। दोनों सेम करंट दे रहा है, सेम करंट पे ये इतना वोल्टेज ले रहा है, कम वोल्टेज, ये ज्यादा वोल्टेज खा रहा है ना। तो ये वायर आर ए ग्रेटर देन आर बी है ना, जो ज्यादा वोल्टेज खा रहा है उसका रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा है, सेम करंट दे रहा है, सेम करंट है, देखो सेम करंट पे ये इतना वोल्टेज ले रहा है, ये इतना वोल्टेज ले रहा है। यानी अगर हम कहें यहां पे बोलेंगे, यहां पे उल्टा है, तो जो जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ रहेगा, जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां पर अब रेजिस्टेंस बी का ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस ए से। ठीक है, तो जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ रहेगा ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उल्टा करके भी दे सकता है, तो कभी देख लीजिएगा ऐसा रहेगा, कभी ऐसा रहेगा। तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ झुका रहेगा ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां पर एक टर्म यूज हुआ है v इज इक्वल टू आर आई, v इज इक्वल टू आर आई, जहां पे r क्या है, रेजिस्टेंस है, r क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रतिरोध क्या होता है इसको समझिए। देखिए करंट फ्लो कैसे होता है पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, कॉपर का तार है ना, तांबे का तार है। तो आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं उसी के तार बनाए जाते हैं। क्यों, मेटल यानी धातु इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो मेटल होता है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, धातु है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिग जैग मोशन में रहते हैं मेटल के अंदर, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर जा रहा है। इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन, इधर उधर रैंडम मोशन में रहता है। अब देखिए अगर आपने इस वायर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक दूसरे की स्पीड को कैंसिल कर दिया, यानी नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जीरो होता है ना। नेट मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जीरो होता है। कोई किधर भी एक दिशा में गति नहीं कर रहा होगा। लेकिन देखो होगा क्या, जब आप किसी वायर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मान लिया इस वायर से आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, एक बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा दिया, अब क्या होगा, आपने ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये वाला टर्मिनल इधर पुश करेगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाला टर्मिनल इसको इधर रिपेल करेगा और बैटरी का ये टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब अरेंज हो जाएंगे ऐसे, देख लो। क्यों, बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है और ये वाला इधर पुल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। जैसे जब क्लास में टीचर नहीं है, जब क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चा देखा होगा कोई उधर मुंह घुमाकर बात कर रहा है, कोई इधर बैठकर बात कर रहा है, कोई इधर बैठकर बात कर रहा है। क्लास की नेट एनर्जी का फ्लो जीरो है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आए सब एक दिशा में ऐसे अरेंज हो गया, टीचर जो बोल रहा है वो बच्चा ट्रांसफर हो रहा है, ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब टीचर आ गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया आपने, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होकर बहने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है, क्या, विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा कब बहती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा
कि ये खुद से भी टकराएंगे और ये कॉपर के एटम से भी टकराएंगे। मतलब ये वायर कॉपर का है तो कॉपर के एटम्स भी होंगे जगह जगह पर, ये सब कॉपर के परमाणु हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराएंगे और जिस धातु का बना हुआ है वायर उसके परमाणुओं से भी टकराएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। और इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के दौरान इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराते हैं और धातु के परमाणु से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध आता है, रुकावट आती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो रुकावट आती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, कि हमारे राह में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हो। तो प्रतिरोध का मतलब होता है करंट की राह में रोड़ा अटकाना। ठीक है, तो इसीलिए प्रतिरोध उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है वो देख लीजिए। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जब किसी चालक से या किसी वायर से, किसी कंडक्टर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो रुकावट पैदा करता है तार, किसकी वजह से, तार के जो परमाणु है उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में रुकावट पैदा आएगी, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। और रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहां से R निकालोगे, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई। तो इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा और तीसरा फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इस सिंबल से, ओम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिगजैग लाइन से, ऐसे जिगजैग लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंट कहने का मतलब है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस को बतलाता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को। ये किसको बतला रहा है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को बतला रहा है जिगजैग लाइन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कभी इधर मुड़ गया टकराने से, कभी इधर मुड़ गया, कभी इधर मुड़ गया। तो ये रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रेजिस्टेंस का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है, SI यूनिट ओम होता है। इस तरह से इसको निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। और है ना, ओम का सिंबल ये है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग लाइन से। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस को दिखाता है, किसको, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को दिखलाता है। लेकिन ये वाला सिंबल देखो, ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल, ऐसे, ये दोनों ही सिंबल जो हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करते हैं, वेरिएबल को शो करते हैं, जो चेंज हो सकता है। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, देखा होगा आपने, उस पर लिखा रहेगा 10 ओम, 5 ओम, 12 ओम, फिक्स्ड है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक रेजिस्टेंस होता है, देखा होगा कि एक जॉकी होती है, उसको खिसकाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को, वह रेजिस्टेंस जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तनशील रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। और वह रेजिस्टेंस जिसको चेंज किया जा सकता है उसको बोला जाता है रियोस्टेट। लैब में देखा होगा, रियोस्टेट बोलते हैं। तो वह प्रतिरोध जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं उसको रियोस्टेट कहते हैं। देखा होगा जॉकी रहता है, इस तरह से ऐसे खिसकाइएगा तो उसका मान चेंज करेगा। ठीक है जी, नर्सिंग के लिए फिजिक्स, हाँ फिजिक्स देख सकते हैं, बायोलॉजी में और पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, चलिए, तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस को शो करता। तो यहां से देख लीजिए आप, V इज इक्वल टू क्या है, आर आई। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन आई। किसी वायर के रेजिस्टेंस को 1 ओम हम कब बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू कब क्या होगी। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कीजिएगा, अब तक तो आ गया होगा आपको। आपने कहा V इज इक्वल टू आर आई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। किसी वायर के रेजिस्टेंस को 1 ओम हम कब बोलेंगे, किसी वायर के रेजिस्टेंस को 1 ओम हम कब बोलेंगे, जब उस वायर के सिरों से, उस तार के सिरों से कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और उस वायर से कितना करंट फ्लो कर जाए, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। तो किसी तार के सिरों के बीच आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कितना विभवांतर लगाया है, 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उस वायर से 1 एम्पियर करंट बहे तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो उत्तर होगा 1 ओम किसके बराबर होगा, तो वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 ओम किसके बराबर होगा, वोल्ट पर एम्पियर के, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 1 ओम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, 1 ओम की डेफिनेशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने कहा कि V इज इक्वल टू होता है आर आई, तो R इज इक्वल टू V बटा आई। वायर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कब बोलेंगे, जब 1 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। तो 1 ओम बराबर होगा वोल्ट पर एम्पियर के। तो 1 ओम चालक का वह प्रतिरोध है जो इसमें से 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने देगा, कब, जब उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए। तो किसी तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर, किसी तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट बहे तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। जैसे देखो, ये मान लिया कि बैटरी आपने लगाई 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट की बैटरी थी, और इसको लगाने पर हमने कितना करंट फ्लो करवा दिया, 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पर अगर किसी वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। बात आ रही समझ में। हाँ, तो हमेशा यूनिटी में डिफाइन करना होगा, तो यूनिटी में डिफाइन करिएगा ना। पूनम पूछ रही है कि बुक कैसे ऑनलाइन करें।
क्या मतलब बुक कैसे ऑनलाइन करें, मतलब ये क्या होगा, किसकी बुक लेनी है? तो 1 ओम वोल्ट पर एम्पियर, इतना याद रखना है। डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए जी, अब हो गया हमारा। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो देखो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। वायर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। जैसे सपोज करो कि आपके पास वायर ए है और ये वायर बी है। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसका मान लिया कि L1 है लंबाई और इसका लंबाई L2 है। L2 ग्रेटर देन L1 है तो R2 ग्रेटर देन R1 होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस लंबाई का समानुपाती होता है। वायर की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे सपोज करो कि आपके पास दो वायर हैं, एक वायर का अनुप्रस्थ काट A1 है और ये है वायर B, इसका अनुप्रस्थ काट A2 है। ये मोटाई कह लो इसको, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। तो जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यहां पे किसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस? ये है वायर ए और ये है वायर बी। तो जो वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी आर ए ग्रेटर देन आर बी। वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब ये पतला वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मोटे वायर की अपेक्षा। बात आ रही समझ में? तो अगर पूछा जाए कि ये वायर ए है ये वायर बी है, इन दोनों में ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? तो ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बी का कम होगा। बी का देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, तापमान पे। वायर का तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? मटेरियल पे। मटेरियल पे यानी तार की प्रकृति पे, किस मटेरियल का बना हुआ है। आयरन का तार है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर का तार है उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्युमिनियम का तार है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान का समानुपाती होता है और मटेरियल पर डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का जो रेजिस्टेंस होगा वो भिन्न भिन्न होगा। अब यहां से इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करने पर आर एल अपॉन ए हो गया। यहां से आर इज इक्वल टू हो गया रो एल अपॉन ए। यहां से आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो आया है उसका नाम है रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। रो, हंस नहीं, रो। तो यहाँ पे रो क्या है? रो एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। रो का नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है जी। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो एक स्थिरांक है या नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना? तार का विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं। अब यहां से आप देख लीजिए कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। इसका एस आई यूनिट बता दो, रो की एस आई यूनिट बताओ आप लोग। तो मैंने बार बार बोला कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर लगाते हैं तो वहां पर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यहां पे कांस्टेंट क्या आ गया? रो आ गया। रो क्या है? कांस्टेंट है। और रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। यहां से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ गया, तो रो की एस आई यूनिट जरा मुझे बता दो। कितने लोग बता पाएंगे? जल्दी बताइए, एस आई यूनिट बता दो। तो देखो आर इज इक्वल टू हमारा रो एल अपॉन ए है फॉर्मूला में, रो एल अपॉन ए। तो यहां से आपने रो क्या बोला? आर ए अपॉन एल होगा। ये फॉर्मूला होगा रो का। इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है तो देखो रो की यूनिट निकालते हैं, इकाई, एस आई यूनिट। रो का एस आई मात्रक क्या होगा? तो फॉर्मूला लगाओ। रो का क्या होता है? ओम। और ए क्या था? एरिया। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एल क्या था? लेंथ था, तो लेंथ का हो जाएगा मीटर। खत्म हो गया। रो मीटर, ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। कैसे? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है?
ओम एरिया, ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ का एल हो जाएगा, यानी मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया हमारा ओम मीटर। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होती है मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ द वायर, तार की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तापमान पे निर्भर करेगा, तापमान बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तापमान घटेगा रेजिस्टिविटी घटेगी। लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे निर्भर नहीं करता। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क हुआ, रेजिस्टेंस पूरे वायर की प्रॉपर्टी है ना, वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे दो वायर है, दोनों ही कॉपर का है ना, अब उसका लेंथ कुछ भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, अगर मटेरियल से मैं दोनों वायर कॉपर का है तो दोनों की रेजिस्टिविटी समान रहेगी। तो ये सिर्फ तार की प्रकृति पे और तापमान पे क्या करता है, निर्भर करता है, प्रकृति पे और तापमान पे क्या करता है, निर्भर करता है। इस बात को याद रख लेना। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिव वायर डिपेंड्स अपॉन length of the wire, area of cross section of wire and material of the wire, length of the wire and area of cross section of the wire but not on the material of the wire, material of the wire only but neither on the length of the wire nor on the area of cross section of the wire, length of the wire only but neither on the area of cross section material nor material। बताइए, तो अभी मैंने आपको बोला कि देखो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर पर दो वायर हैं, सेम टेम्परेचर पे सेम मटेरियल का दो वायर है, तो अब उसका लेंथ चाहे जो भी हो, क्रॉस सेक्शन चाहे जो भी हो, उसकी रेजिस्टिविटी समान रहेगी। थोड़ा बारीक सवाल है। अब बताइए कि बोल रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा नहीं, मटेरियल ऑफ द वायर ओनली बट नीदर ऑन द लेंथ ऑफ द वायर नॉर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बता रही समझ में, यहां पे भी लेंथ है तो लेंथ वाले को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, फर्क होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। अब एक होता है माय डियर फ्रेंड्स कंडक्टिविटी, एक होता है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी चालकता, जिसको हम सी या के से डिनोट करते हैं, चालकता। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कहलाता है कंडक्टिविटी। अब यहां से जो क्वेश्चन होते हैं यूनिट वाले क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाले आपको होते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इसकी एसआई यूनिट जरा बता दो, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट जरा बता दो, कई रूपों में लिखा रहेगा ये, अब बस आपको पहचानना होगा। तो देखो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो। तो आप मुझे बताओ रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या थी, ओम मीटर था कि नहीं था, ओम मीटर था। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर, अभी देखा था आपने। तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 1 अपॉन ओम और मीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे, पर ओम पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पर ओम पर मीटर। या इसको ऐसे लिख देते हैं, पर ओम को उल्टा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, महो पर मीटर। क्या लिखेंगे, महो पर मीटर। आ रही बात समझ में। अरे भाई देखो कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टिविटी था 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, यही हुआ ना। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पर ओम, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, इस पर भी -1 आ जाएगा, पर ओम पर मीटर। एक तो ऐसे लिख दो, या ओम को उल्टा करो, पर ओम का मतलब क्या होता है, ओम का रिवर्स, तो ओम का रिवर्स करोगे तो महो लिख दो इसको, पर ओम की जगह क्या लिख दो, महो पर मीटर। या फिर ऐसे लिख दो सिंबॉलिक फॉर्म में, पर ओम पर मीटर। और क्या लिख दो, पर ओम पर मीटर, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको ऐसे लिख दो आप, पर ओम को ऐसे लिख दो, ऐसे, पर ओम पर मीटर, उल्टा करके ऐसे। पर ओम का मतलब क्या होगा, ओम को ही ऐसे उलट दो तो ये पर ओम हो गया, पर मीटर। या फिर इसको लिखते हैं साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, या फिर साइमन की जगह एस लिख देंगे, एस पर मीटर। तो इतने तरह से इसकी यूनिट आपको दी रहेगी, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। क्या समझ में आया, या एक बार और समझाऊं इसको, सो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया वो बताइए। तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है इसका यूनिट, है ना।
तो महो पर मीटर लिखा रहेगा या पर ओम पर मीटर लिखा रहेगा ऐसे सिंबल में, पर ओम पर मीटर, या पर ओम की जगह से ओम को ही उलट दिया तो पर ओम हो गया, सिंबल को उलट दिया तो ये हो गया पर ओम पर मीटर, या साइमन पर मीटर, या साइमन की जगह एस पर मीटर, कई जगह कई तरह से लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये भी बात हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाइए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक क्वेश्चन पक्का है जी, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को सीरीज में जुड़ा हुआ कब बोलेंगे, जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड ऐसे जुड़ा हुआ है, एक का सिरा दूसरे से, दूसरे का अगला सिरा तीसरे से, तीसरे का अगला सिरा ऐसे, R1 R2 R3 R4 Rn, ऐसे n रेजिस्टेंस जुड़े रह सकते हैं। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कब मानेंगे, जब वो एक का सिरा दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से ऐसे जुड़ा हुआ है। और जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RS बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3, और इस तरह से अगर n रजिस्टर्स जुड़े हुए तो Rn हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, सबका अलजेब्रिक सम ले लीजिए, है कि नहीं। जैसे मान लिया कि R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, और यह है मान लिया कि 6 ओम। तो अगर पूछा जाए कि ये तीन प्रतिरोध है ना, मान है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहेगा सर RS मतलब कुल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 6 कितना ओम हो गया, 11 ओम हो गया, 11 ओम हो गया। लेकिन जब एक ही प्रकार के ढेर सारे रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हों, सब की वैल्यू सेम हो, इस तरह से n रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हों, है ना, और सब की वैल्यू सेम हो, तो RS किसके बराबर होगा, NR के बराबर हो जाएगा। RS किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, है ना, प्रतिरोधों की संख्या है। जैसे मान लिया कि एक ही तरह के 3 रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सब की वैल्यू है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो RS कितना हो जाएगा, NR के बराबर। n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 3 प्रतिरोध है, और एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2। तो एक ही तरह के n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, NR के बराबर होगा। NR के बराबर होगा। n क्या है, प्रतिरोधों की कुल संख्या, और R क्या है, उनमें से एक का प्रतिरोध। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज के करंट क्या कांस्टेंट रहता है, जरा बताइए। श्रेणी क्रम के परिपथ में वोल्टेज सेम रहेगा कि करंट सेम रहेगा। तो आप कहिएगा सर करंट जब फ्लो करेगा तो करंट सेम रहेगा, सभी वायर से सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। तो श्रेणी क्रम परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि पूरे परिपथ में समान रहती है, तो विद्युत धारा समान रहती है। क्या परिवर्तित होता है, वोल्टेज परिवर्तित होता है, तो करंट क्या होती है, समान रहती है। ठीक है, करंट समान रहती है। अच्छा, मैं पूछूं कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों की संख्या को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होगा, टोटल वैल्यू उससे ज्यादा आएगी। तो अगर पूछा जाए कि किस कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है, जैसे इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला है और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 11 आया। तो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका कुल प्रतिरोध सर्किट में जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी बड़ा आएगा। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि एक श्रेणी क्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध परिपथ में सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सर्किट में, सीरीज में के पैरेलल में, तो कहिएगा सर सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बड़े वाले से भी क्या होगा, बड़ा आएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस तरह के कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा, तो सीरीज में जाहिर सी बात है कि सीरीज में करते ही क्यों है, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए। दूसरा क्रम हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, जब सभी प्रतिरोधों का सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो। सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ जोड़ दीजिए और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दीजिए, तो इस तरह के क्रम को हम समांतर क्रम बोलेंगे। और इसमें कुल प्रतिरोध जो होगा 1/RP, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल उल्टा करके जोड़ना है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सो ऑन। Rn अगर ऐसा है तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लिया कि ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये मान लिया कि 9 ओम का है, और ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/RP मतलब कुल रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/3 + 1/6 + 1/9, सॉरी +1/9। तो ये आ जाएगा 1/RP। इसको उल्टा कर देंगे तो RP आ जाएगा। आप देखिएगा कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है माय डियर फ्रेंड्स,
तो कुल रेजिस्टेंस इसका जो आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद जो आरपी आएगा, ये सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। इस सर्किट में सबसे छोटा रेजिस्टेंस किसका है? R1। R1 कितना है? 3 ओम। जब ये टोटल आप करोगे तो ये जो कुल रेजिस्टेंस आएगा ना, ये छोटे वाले से भी छोटा आएगा। कितना आ रहा है? आ रही बात समझ में? छोटे वाले से भी छोटा आएगा। तो वही लिखा है कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये खाली जगह होगा, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना। यानी एक समांतर क्रम में, एक समांतर क्रम सर्किट में कुल प्रतिरोध सर्किट में सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। इस सर्किट में, इस परिपथ में सबसे छोटा प्रतिरोध ये है। कुल जो इसका प्रतिरोध आएगा ये इससे भी 3 से कम आएगा। तो अगर ढेर सारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो ऐसे करके हम कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। लेकिन दो ही अगर जुड़े हुए हैं, देखिएगा, ये मान लिया कि R1 है और ये मान लिया कि R2 है, और ये दो प्रतिरोध है, दोनों क्या है? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों का सिरा एक साथ और यहां पर एक सिरा एक साथ। तो दो रेजिस्टेंस, जब इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, लीजिए ऐसे बना दिया, अब ठीक है। यह है हमारा R1, यह है हमारा R2। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो यहां से देखो एक रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, 1/R1 1/RP किसके बराबर हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये हुआ 1/RP, ये हुआ हमारा 1/RP। तो RP कितना हो गया? RP हो गया R1 R2 R1 प्लस R2। यानी दो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और उसका कुल प्रतिरोध निकालना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, R1 R2 R1 प्लस R2। लेकिन अगर ढेर सारे रजिस्टर्स, एक ही प्रकार के रजिस्टर्स आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, n, इस तरह से n रजिस्टर्स आपस में श्रेणी क्रम में क्या है? आपस में जुड़े हुए हों, है ना। तो RP कितना हो जाएगा? RP हो जाएगा R/N। कितना हो जाएगा? R/N हो जाएगा। जैसे मान लिया कि हमारे पास 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम के 3 रजिस्टर्स आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक ही प्रकार के हैं ये। तो एक तो फॉर्मूला है, ऐसे आप लगा लो, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्या करोगे आप? ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2। 1/RP 3/2 हुआ, तो RP हो गया हमारा 2/3। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। जब एक ही प्रकार के ढेर सारे रजिस्टर्स आपस में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/N। R क्या है? एक प्रतिरोध का मान, N क्या है? कुल प्रतिरोधों की संख्या। तो यहां पे RP जो है, RP कितना हो जाएगा? R/N। R क्या है? एक का मान, और टोटल कितना है? 3, तो 2/3 आ गया। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब एक ही प्रकार के प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में, ठीक है। ये वाला कब लगाएंगे? डायरेक्ट जब दो प्रतिरोध जुड़े हुए हों, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, है ना। और ये कब लगाएंगे? जब दो से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से मैनुअली हम लगा लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं मैं, आप लोग भी बताइएगा। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को हमने ऐसे जोड़ रखा है ए के शेप में। 3 प्रतिरोधों को ए का शेप बना दिया है। यह है टर्मिनल ए और यह है टर्मिनल बी। यह है 2 ओम, यह है 2 ओम और यह है 4 ओम। बताइए कि ए और बी के अक्रॉस, सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। सौरभ कह रहे कि मेरी फर्स्ट क्लास है। क्यों भाई, इतनी क्लासेस हो गई, कहां थे अभी तक? बताइए आकाश, सौरभ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है अभी एग्जाम के समय में। कुल प्रतिरोध बताइए। हाँ क्यों नहीं दे सकते? उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना थोड़ी रहता है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो उसमें तो आपको टिक करना है ऑप्शन ना। आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोनों, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानना होगा कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, बताओ। तो ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। तो दो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो RS कितना होता है? R1 प्लस R2। तो कितना हो गया? 2 + 2 बराबर 4 ओम। तो अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों की जगह इसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो कि भाई ये 4 ओम हो गया, इसका समतुल्य, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 ओम। कैसे बोला सीरीज में? इसको सीधा करो तो कैसा होगा? एक का सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में हो गया। तो जब दो प्रतिरोध सीरीज में समानांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो सीधा जोड़ देते हैं, तो R1 प्लस R2 दोनों 2-2 ओम का था। अब देखो, इसको हम मान लेते हैं, इसकी जगह पे हटा के मान लिया कि ये 4 ओम लिख दिया। अब ये नीचे इसका 4 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है जी। अब देखो 4 ओम, इसका एक सिरा यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये हुआ ए, और इसका सिरा ऐसे जुड़ा हुआ है, ये हुआ बी। इसको सॉल्व कर दो। अब ये बताओ कि ये 4 ओम इस 4 ओम से कैसे जुड़ा हुआ है? इसकी जगह पे देखो, इसका सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, इसका सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, और इसका सिरा यहां से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ ए और ये हुआ बी। मतलब अब ये जो दोनों है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है।
तो पैरेलल में जुड़ा हुआ हो तो कैसे हम निकालेंगे? एक तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके निकाल लो। तो 1/rp इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ये हो गया, कितना हो गया बताइए? 1 प्लस 1, तो 1/rp जो हो गया हमारा कितना हो गया? 2/4। तो rp कितना हो गया? 4/2, मतलब हमारा 2 हो गया। या फिर डायरेक्ट आप लगा लीजिए, ये दूसरा जो फॉर्मूला हमने बताया ये लगा लीजिए, R1 R2, R1 प्लस R2 लगा लीजिए। जब दो ही रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये वाला क्यों करेंगे? तो R1 कितना है बताओ? 4 4 4 प्लस 4, 16/8, कितना हो गया? 2 ओम। कितना हो गया? हमारा 2 ओम हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया हमारा? 2 ओम हो गया। या फिर इससे भी आसान था, एक ही तरह के रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो आरपी इज इक्वल टू क्या कर लेते? R/N कर लेते। R एक का मान है और N क्या है? टोटल है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो सबसे बेटर था ये लगा लेते आप। क्लियर? तो बाकी कुछ और क्वेश्चन कल करेंगे इस पे, सीरीज पे और पैरेलल पे। ठीक है, आज रहने देते हैं ये तक।